नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किए जाने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि सीएए देश का कानून है और इसकी अधिसूचना जरूर जारी होगी। इसे चुनाव से पहले जारी किया जाएगा। इसे लेकर किसी को भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इस बीच खबर है कि सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगले महीने यानी मार्च के पहले हफ्ते में सीएए के नियम लागू किए जा सकते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए बकायदा पोर्टल तैयार कर लिया गया है। पहले हफ्ते या इसके बाद किसी भी दिन सीएए के नियम लागू कर दिए जाएंगे और नियम लागू होने के साथ ही सीएए कानून लागू हो जाएगा। बता दें कि 2019 में संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने वाले इस कानून के तहत केंद्र की मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित उन गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में सामने आई खबरों के मुताबिक मणिपुर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का अपहरण किया गया, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि मैतेई समूह आरामबाई तेंगकोल के कैडरों ने पुलिस अधिकारी को उनके घर से अगवा किया था। अधिकारियों ने बताया कि अगवा किए गए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मणिपुर पुलिस के ऑपरेशन विंग में तैनात हैं। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी को मुक्त करा लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि अमित कुमार ने वाहन चोरी के मामले में इस समूह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसकी वजह से उन पर हमला किया गया। वहीं इस घटना के बाद स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए असम राइफल्स की 4 टुकड़ियों को उस क्षेत्र के आसपास तैनात किया गया है जहां घटना हुई थी। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में कहीं सीट शेयरिंग पर सहमति बन रही है, तो कहीं इसे लेकर घटक दलों के बीच दूरियां बनती दिख रही हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में सीपीआई के राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से उम्मीदवार उतारने के बाद सीपीएम ने भी कल मंगलवार 27 फरवरी को राज्य की 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से सत्ताधारी सीपीएम की सहयोगी सीपीआई पहले ही 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। इन्हीं में से एक सीट वायनाड की है, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल सांसद हैं। कल मंगलवार को 3 राज्यों की 15 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। कर्नाटक की 4 सीटों में से 3 कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। हालांकि माना जा रहा था कि हिमाचल की एकमात्र सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद खेल पूरा पलट गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हुई, जिसके चलते बीजेपी को 8 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सपा के वो 7 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और एनडीए को वोट दिया। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इन सभी विधायकों पर एक्शन लेने की बात कही है। क्रॉस वोटिंग का जो सबसे बड़ा खेल देखने को मिला वो है हिमाचल प्रदेश का, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बहुमत में है, तो ऐसे में सत्ताधारी पार्टी की जीत पक्की मानी जा रही थी। दरअसल कांग्रेस के पास 68 में से 40 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक हैं और राज्यसभा सांसद चुने जाने के लिए 35 वोटों की जरूरत थी। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्हें और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन दोनों को 34-34 वोट मिले। सिंघवी ने महाजन को बधाई देते हुए कहा कि मैं हर्ष महाजन को बधाई देता हूं, लेकिन एक बात उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो अपने अंदर झांक कर देखें और इस पर विचार करें। मैं हर्ष महाजन जी की पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि जब 25 सदस्यों वाली पार्टी 43 सीटों वाली पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करे, तो उसका एक ही संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जिसकी इजाजत कानून नहीं देता है। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव के ताज़ा घटनाक्रम के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार खतरे में आ गई है। खबरों के मुताबिक चुनावी नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी ने स्पीकर से मुलाकात कर बजट सत्र में मत विभाजन की मांग की है।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने चुनावी नतीजों के बाद कहा कि ये सरकार बहुमत खो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी नेता इस बारे में बुधवार को गवर्नर से मुलाकात करेंगे। बीजेपी द्वारा राज्यपाल से सुक्खू सरकार के बहुमत परीक्षण की मांग की जा रही है। खबरों के मुताबिक राज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर को तलब किया है। आज बुधवार को बजट सत्र शुरू होते ही बीजेपी विधानसभा में सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 विधायकों को फिलहाल पंचकुला में ठहराया गया है। सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। ये विधायक किसी भी समय हिमाचल के लिए रवाना हो सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इन विधायकों से मुलाकात भी की। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामला सुलझाने और शांत करने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को शिमला भेजने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों नेताओं को बतौर पर्यवेक्षक उन 6 विधायकों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता आज बुधवार सुबह शिमला पहुंचेंगे। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने संयुक्त किसान मोर्चा के रुख को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने कल मंगलवार को कहा कि किसानों के दिल्ली चलो के आह्वान के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन वह राजधानी दिल्ली तक मार्च निकालने के पक्ष में नहीं थे। पंढेर से जब एसकेएम के दावों कि उसे दिल्ली चलो के बारे में फैसला करने के लिए ना तो आमंत्रित किया गया और ना ही उससे सलाह मशवरा किया गया। इस पर पंढेर ने कहा कि निमंत्रण नहीं देने की बात में सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है कि एसकेएम और उसके सहयोगियों के साथ दिल्ली तक मार्च के मुद्दे पर 13 बैठकें हुई और जब हमें लगा कि उनका रुख साफ नहीं है तो हमने अन्य राज्यों में बातचीत की और कई संगठनों ने हमारा समर्थन किया। पंढेर ने आगे बताया कि एसकेएम ने पिछले साल 10 अक्टूबर को कहा था कि उनका दिल्ली चलो से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज बुधवार को किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत लगभग देश भर के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार की ओर से किस्त जारी किए जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से देश के योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये 6,000 रुपए एक साथ नहीं बल्कि 2-2 हज़ार रुपए की 3 समान किश्तों में दिए जाते हैं। साथ ही बता दें कि इस बार किस्त के पैसे केवल उन्हीं किसानों के अकाउंट में जाएंगे जिन्होंने ई-KYC और जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा में हमले को लेकर इजराइल पर दुनिया भर से समर्थन खोने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाइडेन के इस बयान के बाद नेतन्याहू ने कल मंगलवार को कहा कि संघर्ष की शुरुआत से ही वो युद्ध को समय से पहले खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव से निपटने और इजराइल के लिए समर्थन जुटाने का कैंपेन चला रहे हैं। इसके साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए हार्वर्ड हैरिस सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि हमें इसमें महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। सर्वे में दिखाया गया है कि 82% अमेरिकी जनता इजराइल का समर्थन करती है और अमेरिका में इजराइल के लिए लोकप्रिय समर्थन उसे हमास पर पूरी जीत तक लड़ने में मदद करेगा। गजा में जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नया बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि सोमवार तक गजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो सकता है। हालांकि इजराइल ने बाइडेन के इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही हमास की तरफ से कोई बयान सामने आया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब इजराइल और हमास के अधिकारियों के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर बातचीत हो रही है। इसमें गजा में राहत सामग्री पहुंचाने, हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छोड़ने की बात शामिल है। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान अलग अलग तरह की 3300 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। साथ ही 5 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स बरामद हुई थी। एनसीबी आज इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।
स्टॉक मार्केट आज बुधवार 28 फरवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,200 के पास कारोबार कर रहा है तो वहीं सेंसेक्स 73,100 के लेवल पर है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 305 अंक नीचे 73,095 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 28 अंक चढ़कर 46,616 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।